अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई दलित वोट बैंक पर आ गई है। दलितों का ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को बेचैन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होते ही उसमें आए बिखराव का लाभ ये दोनों दल लेना चाहते हैं। क्या है इनकी रणनीति? आजकल इन दिनों दलितों पर इतना प्रेम और मेहरबानी पॉलिटिकली क्यों हो रही है? आज पूरी चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% से अधिक दलित आबादी है। एक समय में ये कभी कांग्रेस के बड़े कट्टर समर्थक होते थे, कांग्रेस का वोट था, फिर ये छिटका और बहुजन समाज पार्टी बनी। तब से बहुजन समाज पार्टी के लिए इस समाज का बड़ा कमिटेड वोट बैंक रहा है और हमेशा उनके गाढ़े वक्त पे भी बहुजन समाज पार्टी के ये काम आता था। लेकिन वक्त के साथ समाज राजनीति मुद्दों में बहुत आमूलचूल और बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहे हैं। उस परिवर्तन का नतीजा ये है कि दलित समाज अब बड़ी तादाद में अब किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक बिखरा हुआ वोट बैंक है। इस वोट बैंक का लाभ सभी दल लेना चाहते हैं। इन दिनों दलित समाज के भीतर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और इन दिनों जो मूवमेंट्स हो रहे हैं पॉलिटिकली और जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इन दिनों आप अखबारों में, चैनलों पे खबर देखते होंगे कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष, जो अखबार छापते हैं, मेरे पास कोई इनपुट नहीं, ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट का अगला अध्यक्ष दलित समाज से होगा। क्यों होगा? ये मन में आपके प्रश्न रहना चाहिए। डिबेट में इसका जवाब मिलेगा, अभी नहीं दूंगा। डिबेट कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको वो पता चलेगा क्यों होना चाहिए या बीजेपी ऐसा क्यों सोच रही है। बीजेपी के टॉप थिंक टैंक के लोग क्यों सोच रहे हैं कि दलित कम्युनिटी से अगला प्रदेश अध्यक्ष बने? किसको बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी, लेकिन हम आपको इस संभावना को तलाशेंगे। पॉइंट नंबर 2, इस वक्त 14 अप्रैल का दिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तीर्थ का दिन हो गया है। बाबा साहब की जयंती के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। 14 अप्रैल की तैयारी वो ऐसे कर रहे हैं जैसे बीजेपी रामनवमी की तैयारी करती हो। यानी बाबा साहब भी हैं, राम भी हैं, और बीजेपी ने इसमें कोई कसर छोड़ी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उसने 24 में देख लिया कि थोड़ा सा डाइवर्जन उसका हुआ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा दलित समाज का निकलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त परिवर्तन है। बहनों भाइयों, ग्राउंड पर आपको जब राजनीतिक लड़ाई लड़नी होती है तो अपर कास्ट कम्युनिटी किसी को मोबिलाइज तो कर सकती है, लेकिन असली वोट बैंक दलितों और पिछड़ों के हाथ में, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता की है। और ये बात ऊपर बैठे लोगों को भी पता है, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, उन्हें पता है कि एक्चुअल की कहाँ पर है, पिछड़े और दलितों के हाथ में। और उधर क्या है, मुसलमानों का भी एक कमिटेड वोट शेयर है जो उधर जुड़ता है, जो बीजेपी के खिलाफ होता है या बीजेपी से लड़ रहा होता है। टैक्टिकल वोटिंग है उनकी। तो अब बीजेपी को लगता है कि अगर उनका कोई भी फार्मूला दलित और पिछड़े पे फिट नहीं हुआ तो ये उनको बहुत नुकसान दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिशन उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राग पे है, पीडीए पीडीए पीडीए। इस चीज़ ने पॉलिटिकली बीजेपी को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। इसलिए ऐसा उम्मीद जताई जा रही है और ऐसी संभावनाएं प्रकट की जा रही है। अखबारों में इसलिए हेडलाइंस छप रही है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का दलित समाज से होगा, क्योंकि इतने बड़े समाज को लीडरशिप से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कम्युनिटी 4 बार उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर चुकी है। तो अब लीडरशिप में अपना शेयर तो मांगेंगे और अगर जो देगा उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे, क्योंकि इन पे वो वाले कार्ड नहीं चलते, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, कम्युनलिज्म, ये सब उन पे चलता नहीं। उन पर असर उनकी लीडरशिप पर पड़ता है और उनकी हिस्सेदारी क्या है इस पे पड़ता है। इसलिए बीजेपी भी आगे बढ़कर उनको वो कमिटमेंट्स दे रही है, वो लीडरशिप दे रही है और उनके महापुरुषों का, उनके भगवान का वही आदर कर रही है जो अदर कम्युनिटी के महापुरुषों का करती है। इसलिए 14 तारीख की तैयारी में बीजेपी पूरी जी जान से लगी हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 24 में दोनों को मज़ा मिला, इंडिया अलायंस को भी और एनडीए अलायंस को भी। ठीक है, किसी के पास 60% शेयर आया, किसी के पास 40 आया, पर बटा सब में।
तो अब बचा हुआ जो 9% मायावती के पास वोट शेयर है उसका क्या होगा? एक्चुअली लड़ाई उसी की है। वो जिसके साथ जाएगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी उसके पास होगी। वो कोई भी हो सकता है। कौन किसकी तरफ आकर्षित करेगा? इसलिए आज आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दद्दू प्रसाद जैसे पुराने बसपाई नेता जो काडर के, मिशन के, कांसीराम के सहयोगी रहे हैं और मायावती की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनको भी आज अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। तो बीजेपी भी जल्दी ही इसका कुछ काट खोजेगी। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि यूपी की सत्ता की चाबी जिनके हाथ में है, उनका पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है, उनकी कम्युनिटी किधर जा रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि इसी से तय होगा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य किन के हाथ में मजबूती से रहने वाला है। आज चर्चा हम इस विषय की बढ़ाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। हमारे सरकार की योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ दलित, पिछड़े, वंचित, शोषितों को होता है। इस नाते हम कहेंगे कि आज जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा और कांग्रेस कितना भी घड़ियाली आंसू बहा ले, दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, उनके बहकावे में नहीं आने वाला। दलितों के ऊपर लगातार पूरे प्रदेश में जुल्म हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनका दमन करने का काम हो रहा है। और समाजवादी पार्टी दलितों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, इसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। इसलिए पूरे प्रदेश के दलित जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दलितों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस, जो दलित समाज है, वो कांग्रेस को अपना मानता है और अपने निश्चित तौर से उनके साथ जुड़ा रहता है। बाकी लोग जो कंपटीशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो कंपटीशन करते रहें। हमारे साथ दलित पूरी ताकत के साथ जुड़ रहा है और दलित हमारा शुरू से बेस रहा है और ये फिर बेस बनने हमारा जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र गौतम बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जाने माने चिंतक हैं, और डॉक्टर एम.एच. खान पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी, क्या ये अखबारों की खबर सही है कि आपकी पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष दलित कम्युनिटी से होगा? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जिलों के चुनाव हो चुके हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों से विचार विमर्श करके उत्तर प्रदेश में अपने नेतृत्व को तय करेगी। वो किसी भी वर्ग से हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही छवि है, निश्चित रूप से सारे वर्गों को एक साथ में लेकर चलने की बात हुई। और आपका मूल विषय जिस पर आपने कहा कि दलित किसके साथ जाएगा, देखिए, लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे बड़ी एक लिटमस टेस्ट होता है जो बताता है कि कौन सा वर्ग किसके साथ जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 10 उपचुनाव हुए और सबसे लेटेस्ट चुनाव जो हुआ वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का ही हुआ और वो मिल्कीपुर का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लगभग 6000 वोटों से हारी थी जनरल चुनाव में। लेकिन इसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में मिल्कीपुर जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है 61,700 वोटों से ज़्यादा जीतकर इस बात को पुनर्स्थापित किया है कि दलित बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर उस वर्ग को भी अपने साथ जोड़ा है जिस वर्ग के दाएं बाएं होने की बात हो रही थी और जिसको लेकर लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा विषय रखा गया, एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलित वर्ग का जो है वो जीत कर आया। उसके बारे में कई बार हुई, लेकिन वो उनकी जो बेसिक सीट थी, जो उनका आधार था, उसी आधार में भारतीय जनता पार्टी ने अगर 61,700 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है इस दलित बाहुल्य क्षेत्र में जो परंपरागत रूप से
बसपा का, पहले कभी कम्युनिस्टों का आधारभूत क्षेत्र रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी अपनी जीत हासिल करके लेटेस्ट जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित और प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्या आपकी पार्टी अपोजिशन के पीडीए नैरेटिव और लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के नतीजे आए उसकी वजह से किसी दबाव में है कि आप इस नैरेटिव को और बढ़ने देने के बजाय अब आप अपनी पार्टी में दलितों को, पिछड़ों को प्राथमिकता देना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे सबक सीखा है और उसी का परिणाम है कि 10 में से 8 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अगर कुदरकी जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, कटहरी में जीत हासिल करती है, मिल्कीपुर में जीत हासिल करती है, जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं थी, तो यहाँ का जो वर्ग था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध वर्ग नहीं कहलाता था, उस वर्ग के प्रभुत्व वाली सीटों पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है तो ये बताने के लिए पर्याप्त है। कम से कम एक्सेप्ट तो कर लिया कि आप अंडर प्रेशर हो। नहीं, आपने सीख लिया है। देखिए, हमने अपनी जीत से बता दिया। मैं अच्छा मानता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतर परिणाम देकर जनता के अच्छी बात आपने कही। मैं सतीश प्रकाश जी को आउट ऑफ टर्न आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। सतीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि दलितों से इन दिनों मोहब्बतों का जो परवाना है वो हर पार्टी लिए घूम रही है। सब दिखाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर आजकल भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत तो बहुत हिलोरें मार रही है। बहुजन समाज पार्टी भी ट्राई कर रही है कि उनका वोट शेयर बच जाए। पर आप क्या मानते हैं कि इन दिनों जो होड़ है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, और आज भी कुछ पूर्व बीएसपी के लोग सम्मिलित हुए हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, तो क्या ये सारा का सारी लड़ाई दलित वोटों पर आई? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना दोनों चीजों में अंतर है। आज अप्रैल का महीना है, 14 अप्रैल निश्चित रूप से इस देश का दलित बाबा साहब जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाता है। लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल भी है ना। 2018 में 2 अप्रैल एक घटना घटी। उस घटना में दलित समाज के पूरे देश में 10 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अभी तक वो उनके जो अपराधी थे वो किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भोले भाले लोगों के ऊपर योगी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों के ऊपर मुकदमे डाले, जो पॉलिटिकल मुकदमे थे। उसके बाद में योगी सरकार ने ये कहा, योगी जी ने खुद ये कहा कि ये मुकदमे वापस। जी मुझे लगता है इस फैक्ट को वेरीफाई करना चाहिए। 1 लाख मुकदमे। नहीं, आप सुनिए, मेरठ में कितने हैं? अब मेरी बात को 7,000 लोगों के पास मुकदमे हैं और एक आदमी के पास 8 मुकदमे हैं। राजद्रोह के भी मुकदमे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं 100%, अगर 1 लाख नहीं होंगे तो 90,000 होंगे, लेकिन मुकदमे इतने ही है। बाकायदा योगी जी ने ये देश के दलितों से आश्वस्त किया था कि ये मुकदमे, ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं, ये वापस लिए जाएंगे, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप बाबा साहब की को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की इसलिए नहीं मानते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को आप परिवर्तित करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं। आप देश की जो आरक्षण की एक व्यवस्था रही इस देश के दलितों के जीवन में, ये सच्चाई है ना। योगी जी को और बीजेपी सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है, उसमें पिछड़े और दलितों के 20,000 पद बाकायदा हाईकोर्ट ने कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। दिया जाने की। जी मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है सर? बीजेपी जी लीडरशिप चाहिए आपको, दे तो रहे हैं। आपको लीडरशिप चाहिए, बीजेपी देगी। नहीं, आप सुनिए ना। अरे देखिए ब्रजेश जी, लीडरशिप कैसे देंगे? मेरी बात सुनो ना। जो आगरा की एक लीडर है बेबी मौर्य जी, बेबी रानी मौर्य, बाकायदा उत्तराखंड से इसलिए राज्यपाल हटा करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले लाया गया, इस आश्वासन के साथ लाया गया कि वहां उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज उनको पुष्टाहार। ऐसा किसने आपसे कहा कि बेबी रानी मौर्य भाई राज्यपाल रह चुकी हैं, अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में ले आए? एंड शी इज कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, WCD देखती है। सर, मैं
महिला सर, मैं बाल यही कह विकास रहा हूं। कल्याण पुष्टाहार। आप सुनिए, आप सर मेरी बात को सुनिए ना। उनको इस पूरी मीडिया में ये खबर थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या एक बेबी दलित रानी को मौर्य ने आपसे मुख्यमंत्री नहीं कहा बनाया कि जा उनको सकता। डिप्टी जी। सीएम बनाया जाएगा? सर कैसी बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया के अंदर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है। और दूसरी बात, अध्यक्ष कैसा बनाते तो हैं नहीं ये भी थ्योरी इस लाइन देश का है। दलित जानता है। अगर बंगारू लक्ष्मण जी का मामला जानते हो ना, मात्र 1 लाख रुपये वो कहां से आए थे, वो पूरे के पूरे दुनिया में अभी भी संशय है। उनको ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, इसी बीजेपी की सरकार थी ना। देखिए मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दलितों को लेकर के राजनीति कर रहे ओके, हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जी। क्वेश्चन नंबर 2, जी। जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या मायावती जी। को चिंता करनी चाहिए? नहीं, सुनिए, अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। पीडीए पॉलिटिकल ट्रैप है। कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन जी का वो बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया है, राजपूत समाज के लिए महाराणा प्रताप जी एक महापुरुष है। किसी के महापुरुष को आपने जो कहा है वो आपकी पार्टी की तरफ से बयान होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश जी ने जानबूझ करके उसको राजपूत वर्सेज दलित बनाने की कोशिश करी। पर और उत्तर आपने एक प्रदेश बात में कहीं ना नोटिस कहीं की, जाके- आप तो जी। बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव राजपूत पोटो की कोई चिंता नहीं करते, आप बताइए। नहीं, आप सुनिए, नहीं चिंता अरे, है ना। रामजी यही तो है ना लाल कि- सुमन जी से माफी भी मंगवाई बोलिए। है ना। इस समय तो आप यही सुनिए। है। मैं ब्लंटली पूछ ले रहा जी, हूं, बिल्कुल। और आपसे मैं जी। एक्सपेक्ट करता हूं उतनी ब्लंटली आप जवाब भी देंगे। जी। तो बताइए ना कि अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया कि राजपूत वोटों की उन्हें कोई चिंता नहीं। आप बताइए। नहीं, आप सुनिए, रामजी लाल सुमन जी के साथ है नहीं ना, माफीनामा लिखवाया ना, उनसे माफी मंगवाई ना। उसके बाद में आपने उस मामले को कहीं ना कहीं दूसरा है ना, जब आपको पीडीए की याद आ गई तब आपने मामला घुमाया है ना। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी पॉलिटिक्स करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब तुलसीदास जी को लेकर के टिप्पणी की, आरंभिक अवस्थाओं में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, यही Thank you, अखिलेश sir. यादव जी थे जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाकायदा बाहर निकाला। बहुत लेकिन शुक्रिया कहीं ना आपको। कहीं जी जी। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज जी, शुक्रिया आपका। इन दिनों दलितों पर बड़ी मेहरबानी आपकी पार्टी दिखा रही है। ऐसा अचानक क्या हो गया, इतनी मोहब्बतें सब वोट के लिए कर रहे हैं या वाकई में समाज के उत्थान के लिए चिंतित हैं? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हम पास्ट में ले जाएंगे। देखिए, सब मुझे ही बहुजन- ले चलो। अभी खुद भी जाया करो सर, मैं कितना ट्रेवल करूं। कोई कहता भविष्य देखो, कोई कहता नहीं वर्तमान देखो। आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले चलो भाई। जरूरी है ले जाना। देखिए क्या है कि दलितों का जो राजनीति है या दलितों का जो उत्थान है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया, और उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। लेकिन उसको जो धार दी बहुजन समाज की लड़ाई को, सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना की जो लड़ाई थी, उसको जो धार दी वो श्रद्धेय नेताजी ने दी। 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी की 13 सीटें थीं, तो मान्यवर काशीराम साहब के साथ मिल करके श्रद्धेय नेताजी ने एक गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो हैं वो 13 से 67 हुई। आप देखिए कि मान्यवर काशीराम साहब ने क्या कहा था। मान्यवर काशीराम साहब ने यह कहा था कि हम तब तक के नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को ब्रजेश जी एकजुट नहीं कर लेंगे और इस देश से असमानता की भावना नहीं खत्म कर लेंगे। तो ब्रजेश जी, पीडीए क्या है? पीडीए व्यवस्था से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिलाने का एक माध्यम है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, इसको आप देखिए। इसके हिसाब से दलितों पर अगर इस पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और आप देखिए कि मैं आपको एक छोटा सा यहां पर आंकड़ा बताऊंगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने दलित भाइयों का क्या हाल कर रखा है। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बयान कोट करता हूं जो उन्होंने संसद में दिया था ब्रजेश जी, कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें जनरल कैटेगरी के तो लगभग 77% भर जाएंगे, लेकिन दलित भाइयों के जो होंगे वो खाली 31% होंगे। और जो एसोसिएट प्रोफेसर में जनरल कैटेगरी की सैंक्शन पोस्ट तो लगभग 78.9% से भर दी जाएंगी, लेकिन जो दलित भाइयों की होंगी वो 22% और 37% पे रहेंगी। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखिए ग्रुप ए में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 64%। थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं।
सुनिए ब्रिजेश जी, इंपॉर्टेंट चीज रुकिए ना है। सर। और कैजुअल Data लेबर based policy और बात क्या कैजुअल करनी है? लेबर में SC ST और OBC ज्यादा हैं ओके। ब्रिजेश जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2012 में आपकी पार्टी की सरकार थी ना? हाँ बोलिए कि हाँ थी। 2012 में बिल्कुल आप थी, सरकार में थे। बिल्कुल थी। मंत्रिपरिषद में जानते हैं कितने राजपूत थे? 11। अभी आजकल आपको उनकी चिंता नहीं है, उनके वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं तो क्या आपको 11 नाम भी दिए, मैंने मेरे पास रखे हैं, आप कहोगे तो नाम भी गिना दूंगा। ब्रिजेश जी देखिए सुनिए, बहन कुमारी मायावती जी को भी यह एहसास 2019 में हो गया था कि मान्यवर काशीराम साहब के बाद इस देश का अगर कोई बहुजन नायक है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तभी 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। सर आप और मेरे उनकी सीटें क्वेश्चन कितनी को हो गई? जंप करके बाहर जा रहे हैं। नहीं, आपसे मैं बाहर- जानना चाहता हूँ, सवाल क्लियर है, हम लोग ब्लंटली बात करते हैं, कोई शुगर कोटेड बातें क्यों करनी है? आज जब साफ साफ बात हो रही तो साफ साफ बात हो जाए। ठाकुर वोट चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, हमको तो इस देश के सभी लोगों का वोट चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना 80-20। हम तो ये बोलते हैं कि पीडीए में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि वो अगड़े भी आते हैं जो व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो मान्यवर काशीराम अरे मैं साहब ने ऐसा कहा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खान साहब जी जी 80-20 नहीं 90-10 की लड़ाई है। हाँ 90-10 की लड़ाई है। वो नहीं, एक कम्युनिटी 85 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। 85 कम्युनिटी, अरे 85 ब्रिजेश- नहीं आज 90 बोला। हाँ आज 90 बोला, जिनके लेकिन लिए मैं सवाल पूछा था उनको ठीक। एक्सक्लूड करके बाकी के गिन रहे हैं वो। ठीक बात। नहीं यही तो ब्रिजेश जी, जवाब आप नहीं मुझे दे रहे कंप्लीट फराज करने के। दिए। हाँ। ब्रिजेश जवाब जी है कंप्लीट करने दिए प्लीज। व्यवस्था से पीड़ित जो मान्यवर, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि इस देश के 90% लोग व्यवस्था से पीड़ित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उस 90% की लड़ाई लड़ रहे लोहिया हैं। जी के विचार पर खड़ी पार्टी आज कांशीराम के विचार पर खड़ी हो गई है। ये शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी का, वैचारिक शिफ्ट हुआ है। कोई भी पार्टी अपने विचार पर खड़ी होती, जैसे बीजेपी किसके विचार पर खड़ी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वो उनके विचार पर खड़ी पार्टी है। वैसी समाजवादी पार्टी किसके विचार पे खड़ी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार पे। पर भाई किसको कोट कर रहे हैं डिबेट में लगातार? काशीराम जी को। वैचा- वैचारिक तब्दीली है। हाँ। फराज जी मैं आपको 20 सेकंड और दे सकता हूं इस मुद्दे पर सफाई के लिए। आप इधर और उधर की बात न करिएगा। किधर है? ब्रिजेश जी आज ये लोहिया फंस जी ने भी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई सर लड़ी। मेरे कहने पर लोहिया जी का नाम लिया आपने। अरे सुनिए तो सर, अब नहीं, अभी दलित भाइयों की बात हो रही है इसलिए मैंने मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिया। लेकिन मैं क्यों सर? सिंपल एक बात कांशीराम बोल जी रहा हूं। सबके नेता थे, आप दलितों में क्यों जोड़ रहे हैं? अरे नहीं ब्रिजेश जी सुनिए, देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने दलित मूवमेंट खड़ा किया था, इसको हम और आप जो है वो निगेट तो कर नहीं सकते। तीसरी बार नाम लिया लोहिया जी का, एक बार मेरे दबाव में लिया। अरे नहीं ब्रिजेश जी देखा, देखिए 3 राउंड हो गया। ठीक। अभी ब्रिजेश 2 जी, मिनट आप और मुझे बोलेंगे तो 10 बार ये आप नाम मुझे लेंगे। बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सर आप ही बोल रहे हो, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये बोल रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण जी, अब सुनिए ध्यान से, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर कोई राम बचे ना, मनोहर अब लोहिया कोई जी, ना बचे। और मान्यवर और भी नाम याद कर लो सर। अरे और सर, अफसोस क्या है, नेताजी का नाम आपने अभी तक नहीं लिया। नहीं, नेताजी का नाम मैंने सबसे पहले ले लिया। आप सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए ब्रजेश जी। मैंने श्रद्धेय नेताजी का नाम सबसे पहले लिया था कि श्रद्धेय बाउंसर में ढेर। बहुजन आंदोलन को एक नई धार दी थी जब सर थैंक यू सर। 1993 में अरे आप बहुजन बहुत समाज पार्टी के साथ इंटरेस्टिंग गठबंधन किया था। प्रवक्ता है, मुझे आपके साथ बात करने में मजा आता है, इसलिए आपके साथ सवाल जवाब चलते हैं। 2-4 बाउंसर भी कभी खेला करिए। ब्रजेश जी नहीं ब्रजेश जी गलत बाउंसर डाल दी, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी का नाम तो मैंने सबसे पहले लिया थैंक यू था। सर, बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ राजेंद्र गौतम जी मौजूद हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं और दलित समाज पर काफ़ी समय से सक्रिय व्यक्ति हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। इन दिनों इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं ये लोग, बात क्या है? सभी को दलितों का वोट चाहिए और ये बड़ी खुशी की बात है। हर पार्टी आजकल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रही है। आपको पता है अगर गोमती नगर लखनऊ जाइए तो अम्बेडकर साहब का पार्क है ना, जी जी, सबने अपनी अपनी जगह अभी से चिन्हित कर ली जी, जी, और वहाँ वो लगा दिया है बोर्ड। और इस वोट को लेने के लिए भाजपा भी इस बार बहुत, पांडे जी की पार्टी नहीं दिखी, बाकी तो सबके झंडे वहाँ मुझे दिखे। भाजपा इस बार बहुत तेजी से बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाने की तैयारी में है। इसी तरह सपा भी लगी हुई है। आज ही तीन लोग, दद्दू प्रसाद और फतेह बहादुर के लड़के हैं, अनिरुद्ध सिंह ने भी ज्वाइन किया है। फतेह बहादुर वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हाँ, उन्होंने अपने लड़के को भी ज्वाइन कराया है। खुद नहीं आए।
नहीं, खुद कैसे आ जाएं? अभी आ जाएं तो ईडी सीबीआई सब उनके पास तो फिर पहुंच सर ये जाएगी। प्रॉक्सी गेम क्यों खेलते हो सर? सीबीआई तो लड़के के लिए भी पहुंच जाएगी बाद में। तो वो आजम, हमें पता चला वो आजमगढ़ की किसी सीट से लड़ने की तैयारी में है सपा से। ओके, तो सपा ने भी तैयारी की है और कांग्रेस भी तैयारी है और बसपा भी तैयार। सबसे ज़्यादा सारी पार्टियां दलित वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन उनके मूल अधिकारों के प्रति कोई सचेत नहीं है। एनसीआरबी का डाटा है, सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न यूपी में होता है और उस पर कोई काम नहीं होता है। 9% वोट लेने के लिए भाजपा ने बहुत तगड़ी तैयारी की है और अभी ये नज़र आ रहा है कि अपहरण इनका है। ये किसी भी सूरत में बसपा का बचा हुआ 9% वोट लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रणनीति चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर पा रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दलित इशू की, या फिर मायावती का होल्ड अभी भी इस कम्युनिटी के एक ब्लॉक पे है? नहीं, अभी ब्लॉक पे है भाई सब। 9% वो आप देखिएगा इस बार अगर सही से बहन जी ने ज़मीनी स्तर पे होमवर्क किया और तैयारी की तो उनका ब्लॉक बरकरार रहेगा, क्योंकि चाहे सपा हो, सपा को वो सपा और भाजपा को खासतौर से बहुत अच्छी नज़रिए से दलित कम्युनिटी देखता नहीं है और उनको अपना बहुत हितैषी नहीं मानता है। भले ही ये सरकारी स्तर पे तमाम दावे करें तमाम चीज़ें, लेकिन जो लाभ सरकारी है तमाम चीज़ों का मतलब शोषण आज भी जारी है जी, वो रुक नहीं पा रहा। बीजेपी कह रही है कि हम प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, जैसा कि अखबारों में भी आपने देखा होगा। जी जी जी, ये बात कुछ दलित समाज के भीतर अच्छा मैसेज जाएगा? भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष के बजाय अगर मुख्यमंत्री बने तो बेहतर होगा। अच्छा, मतलब प्रदेश अध्यक्ष से कोई डिमांड थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, मैं देख रहा हूँ आप लोग निश्चिंत बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, क्या आपको दलित समाज के वोट नहीं चाहिए? ब्रजेश जी, ऊंट के लिए नहीं लेकिन दलितों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली जो समिति बनाई थी वो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1928 में बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। पंडित नेहरू जी ने 3 मंत्र वाक्य तय किए थे, जिसमें उन्होंने तय किया था कि दलितों का, पिछड़ों का सबसे पहले सामाजिक उत्थान जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की आप जितनी योजनाएं देखेंगे आप ये पाएंगे कि वो दलितों के उत्थान के लिए अंत्योदय से लेकर सर्वोदय की भावना उसमें आपको समाहित दिखाई देती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना रहा हो, चाहे बाद में कानून मंत्री बनाना रहा हो, उनके तमाम जो उनकी सोच थी उसको संविधान में समाहित करने की बात रही हो, या आगे चल के दलित बोर्ड बनाने की बात रही हो, या आगे चलकर उनको आरक्षण देकर तमाम चीज़ों में आगे लाने का, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन का अधिकार, मैं पढ़ देता हूँ, मनरेगा, मध्याह्न भोजन, शिक्षा का अधिकार, हर छोटी बस्ती तक आंगनवाड़ी की इन दिनों जो होड़ चल रही है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, हर गरीब को 35 किलो राशन की योजना, भोजन का अधिकार, जमीन का अधिकार और सूचना का सवाल जवाब, ऐसे तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, पिछड़ों को, यानी कि समाज के अखिलेश यादव अपनी पार्टी के भीतर, पांडे जी सवाल लीजिए, बनाया था। अखिलेश यादव इन दिनों मिशन दलित मुहिम पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े दलित लीडर्स को उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया जी। आपके यहाँ तो कोई आना नहीं चाह रहा, ऐसा लग रहा है। दूसरा, अगर सारा मैदान वही मार लेंगे तो आप क्या करोगे फिर? आप तो उनके मेहरबानी पे रहोगे फिर। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मेहरबानी पे रहेंगे ना, ये समाजवादी सर, ये तो आप फैसला करेंगे हमको न लड़ाइए। ब्रजेश जी, हमारा जवाब देंगे। हमारा गठबंधन है, हम पहले भी मिल के लड़े, हम फिर मिल के लड़े। अभी हमारे भाजपा के तेरी मेहरबानी है, भाजपा के साथ मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे। तेरी मेहरबानी है। ब्रजेश जी सुन लीजिए, मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे। क्या हम लोगों ने देखा नहीं कि मिल्कीपुर में कैसे इन्होंने वोटिंग कराई? एक वो चाचा जी आए, बोले हम तो 11 वोट डाल के आ रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई? आपकी पार्टी दलितों के लिए कुछ करती दिख नहीं रही, उसका कारण बताऊं।
नहीं, हम लोग लिसन सर, ब्रजेश जी इतना सब सुनाया हमने, इतना सब आजादी सर, के पास्ट में 1928 से सबने लेके किया सर, 14 तक हमने पास्ट के जो अचीवमेंट्स और मिस्टेक्स हैं हम उसको मिटा नहीं सकते, सबका सबके सामने है। मैंने तो डिबेट ओपन की तो कहा कि भाई कांग्रेस का एक जमाने में कमिटेड वोट बैंक था, बोला ना, वो आज भी है। तो अब सुनिए आगे की बात। हाँ, ब्रजलाल खाबरी इकलौते प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज के थे, संजय चौधरी जी, उनको किस तरह राज बहादुर जी को आप जानते हैं, सर, फाउंडर मेंबर रहे बहुजन समाज पार्टी का। असल में क्या है, खान साहब जी बताएंगे, जब कोई एक्सपोज होता है तो वो थोड़ा सा बिलबिलाता है। नहीं, थोड़ा शांत हो जाओ, नाम कम ले रहे हैं ना, मैं नाम जोड़ रहा हूँ। ब्रजलाल राज खाबरी बहादुर जी को जानते हैं? एक सेकंड रुके, ब्रजलाल खाबरी का नाम सुना था? क्या थे, किस पद पे थे संजय जी? प्रदेश के अध्यक्ष थे। कैसे हटाए गए थे रातों रात? हाँ, वो सब जानते हैं। दलित नेताओं के साथ कांग्रेस ने क्या किया, सब बदल गई। दलित समाज सीताराम केसरी को भी देखा है, उनकी सीताराम केसरी को भी दलित देखा से रिप्लेस किसको किया? खड़गे जी, कास्ट को। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। दलित प्रदेश अध्यक्ष को हटा के रिप्लेस किससे किया खान साहब? ब्रजेश जी, राय साहब, एक मिनट सुन लीजिए। हार्वर्ड क्लास के, अरे सुन तो लीजिए ब्रजेश हार्वर्ड जी, क्लास के। ब्रजेश जी सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस समाज से आते मतलब हैं? एक ही देना दलित चाहते हो? समाज से। अगर दो रहने तो गलत है। हटाने और बनाने का पावर किसके पास है? दलित समाज के ही पास है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। डॉक्टर एमएच खान हमने बहुत ही जाने प्रधानमंत्री माने भी पॉलिटिकल बनाया, एनालिस्ट राष्ट्रपति हैं। भी बनाया, थैंक यू और पंडित राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष धन्यवाद, हमारे दलित हैं अभी। बहुत शुक्रिया। मैं खान साहब को आमंत्रित करता हूँ। खान साहब जी जी, इन दिनों मोहब्बतें बड़ी हिलोरे मार रही हैं सर इन लोगों की, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों से कौन सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इनकी नीयत और मकसद क्या है, इन सब की बताइएगा। नहीं विजय जी, सबसे पहले तो मैं आज जो चर्चा जिस पे कई लोगों ने नाम लिया दद्दू प्रसाद की, दद्दू प्रसाद को शामिल कर लिया। दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी में 16-17 साल की उम्र से आए थे। सर हमारे साथ डिबेट में ही बैठते, मैं तो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, 16-17 साल की उम्र से आए थे। और जब आए थे तो वो प्रधान नहीं थे, ग्राम प्रधान नहीं थे। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, 2007 में कैबिनेट मंत्री बनाया और सारे अधिकार दिए, और घपला किया उन्होंने। इतना पाने के बाद घपला किया, फिर बहन जी ने उनको निकाल बाहर किया कि घपलेबाज नहीं चलेंगे यहाँ पर। फिर आ गए हाथ पर जोड़ करके, फिर ज्वाइन कर लिए, फिर आ गए, 3 बार आए, 3 बार गए, और एक नई पार्टी बना के खड़ी कर दिया। अब उस नई पार्टी बना के खड़ी करने में अब बहन जी के पास तो कोई चांस है नहीं, भागे गए वहां। आप किसको ले रहे हैं? जो दगी कारतूस है उसको आप ले रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े, दलित समाज के नेता को आप इस तरह, एक सेकंड रुक जाइए सर, आप मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए। आप दलित समाज के एक नेता को अपमानित कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये गलत है। वो आदमी हमने फ्रॉड कब कहा? आपने अभी तो कहा धोखेबाज है और नहीं, घोटाला कर लिया। हमने कभी कहा ही नहीं, हमने कहा कि इन्होंने घपले किए। क्या घपला किया है? पैसों में घपला किया इन्होंने। अपना जो अरे डिपार्टमेंट किसका हिसाब नहीं दिया? नहीं, जो डिपार्टमेंट में दिया गया था उस डिपार्टमेंट में किसका घपला किया। हिसाब नहीं दिया? सर बोलने तो तो दीजिए। जेल होना चाहिए उनको, नहीं। जेल होना चाहिए थी। जेल होना चाहिए था, लेकिन जाने नहीं दिया ना। ये बैठे हैं चौधरी साहब, ये समाजवादी अच्छा, पार्टी ये के जाने लोग, नहीं दिया और ये कूद के कांग्रेस ये के चले गए लोग। इनके अच्छा, विरोधी के अच्छा, पास। इनको विरोधी ना लॉजिक चेन बन नहीं पा रही। नहीं, हकीकत जानिए आदमी की, go through नहीं आदमी हो की रही हकीकत जानिए, पहले आदमी की हकीकत जानिए। अब निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वो, 8 से 10 हजार वोट पाए हैं। क्या कहेंगे आप उनको? अब सोचिए, नहीं, क्या कहेंगे उनको आप? ये खुद मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और एक दलितों की सबसे जो शोषित जाति है उसके नेता को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं को सर पे बैठाता हूं। कहां गाली दे रहे हो? आज उसको दे रहे हैं जो बहन जी को धोखा दिया है, जो बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है। आज उसको गद्दार हम भी कहेंगे। तो आप रामचल राजभर को क्या कहेंगे? इंद्रजीत सरोज को क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे? संजय निषाद को क्या कहेंगे? मैं यही आपसे कह रहा हूं। पानी पीजिए जरा, खांसी आ रही है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, पानी पीजिए। कितने लोगों का नाम लिया आपने? पहले पानी पीजिए, दर्शक इंतजार कर लेगा। वो गद्दार नहीं है, जितने लोगों का नाम एक दद्दू प्रसाद उसको गाली दे रही है। मेरी बात सुनिए, आपने गाली दी उसको। आप सुनिए, आपने गाली मैं नहीं दिया, मैं सुन लीजिए। क्यों दी कि नहीं गाली? नहीं, गाली नहीं है, गाली नहीं है, दी कि नहीं दी? गाली नहीं, इन्होंने गाली नहीं है। हकीकत बताइए। नहीं, जो बात बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस नोट से कहा है वही बात इन्होंने, वही बात मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, जितने लोगों का नाम लिया आपने, इनमें एक आदमी का नाम बताइए जो प्रधान रहा हो। सारे को बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है, और सब ऐसे ही गद्दारी करते रहे। ये सब जा क्यों रहे हैं? कोई नहीं जा रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कहां जाएंगे वो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाले कौन? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उनके पीए को लड़ा करके हराया बाबा साहब को। आज आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के पर आपने एक चीज महसूस की कि संजय चौधरी की पार्टी यानी बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को बिल्कुल वैसे मनाएगी जैसे रामनवमी मनाते हैं। आप बताइए। अब दूसरी बात सुनिए सर, इनकी छोड़िए, ही तो एक पक्षी अच्छा, बात करते हैं। उनकी छोड़िए, ये एक पक्षी बात करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ गाली देंगे। सुनिए, दलित नेता को गाली देंगे। सुनिए, पर बीजेपी पर हुए सवाल को आप नहीं पूछोगे। आप मेरे मुंह की बात अपने मुंह में मत डालिए, गलत बात। पहले तो ये रोज कहते थे कि जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा, आज कह रहे हैं अपनी बात मत करिए। आप बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के साथ जिसने धोखा दिया उसको मैं कहूंगा, जिसने बहन जी को धोखा दिया, जिसने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया। एक बात सही बोलना, बहन जी ने किसको धोखा दिया? बहन जी ने किसी को धोखा नहीं दिया, सबको बढ़ावा दिया। कहा बहन जी ने, आज किसी के मुंह से नहीं निकला मुसलमान, न इनके मुंह से निकला, ना वो बैठे हैं फराज की दवाई उनके मुंह से निकला। पीडीए बोलते हैं, ए में कहा है मुसलमान। और जब बहन जी टिकट बांट रही थी तब उन्होंने कहा था 100 में 1 कम मुसलमान को टिकट दे रही हूं मैं। ये है फैसला बहन जी का। दलित मुस्लिम बैकवर्ड, मेजर न तोड़ो कैसे काट बैकवर्ड। आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे हम, हिंसा पर उतार, हिंसा गाली दे रहे हो, मेज ठोक रहे हो, क्या हो गया आपको? ठोक इसलिए रहा हूं कि इनकी हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये जो आप कह रहे हो ना खाना में गोमती नगर में, ये बहन जी का बनवाया हुआ है, जो आज सब लोग वहां ललायत हो रहे हैं पोस्टर लगाने के लिए। अब कल 14 तारीख को देखिएगा कौन है जो कह रहे थे कि 100 करोड़ पार्क में चौधरी जी। हाँ, तो 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ लग जाएगा पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए। खिलाफ कुछ बोलने में आपकी हवा निकल जाती है। ये मुस्लिम विरोधी, ये दलित विरोधी, ये बैकवर्ड विरोधी, सब कौन? ये कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना उकसाने के बाद इनको वैसे जैसे लोहिया जी का नाम लेने से फराज की देर डर रहे थे। इनको कुछ समझता ही नहीं हूं अपने में, तो काहे इनका नाम? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये बता देना कितने डिबेट का दूसरा चरण सेंट्रल में, केंद्र में कई मिनिस्टर मुसलमान है, बताओ। मिनिस्टर? हाँ, अरे सांसद नहीं मिलेंगे, बताओ। मिनिस्टर बना सकते हैं ना? थैंक यू सर। मिनिस्टर तो मुसलमानों पे डिबेट करूंगा आपको इस विषय नहीं, मुसलमानों को नहीं छोड़ सकते आप किसी भी कीमत पे 21% दलितों पर चर्चा है। नहीं, दलितों पे करूंगी ना करूंगी। दलितों के साथ मुसलमानों को भी जोड़ना पड़ेगा आपको। आप तो दलित विरोधी बात कर रहे हैं। एक भी यूनिवर्सिटी में दलित समाज का कोई आदमी संजय चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं बहनों भाइयों। इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि आपके जितने भी फैसले होते हैं, आपके जितने भी काम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जो कुछ भी राजनीतिक फैसले, दलितों के लिए कुछ नहीं है आपके पास। देखिए, दिल बहलाने को गाली ख्याल अच्छा है। भारत की राजनीति में दलित नेताओं की अगर एक श्रृंखला बनाई जाए तो पहले 3 नाम होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन प्रसाद और काशीराम जी, मायावती। भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस का क्या रहा, उनके साथ चुनाव में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनको प्रतिष्ठा भारत रत्न अगर दिलाया तो कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद उन्हें भारत रत्न मिला। जब भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980 को, तो उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें जगजीवन राम जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर। और मायावती जी को भी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने समर्थन से बनाकर दिखाया। आज बसपा जिस जगह पर पहुंची है उसका प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिना शर्त समर्थन के साथ बनाकर दिखाया। ये बड़े नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया, ये बताने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बात, दलित समाज को आगे लाने के लिए, दलित समाज की समस्या के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के साथ अपनी सारी योजनाओं को लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे दलित चिंतक, उन्होंने कहा कि बेबी रानी मौर्य जी का नाम लिया। राजनीतिक रूप से बेबी रानी मौर्य जी का जिस प्रकार से उन्हें राज्यपाल बनाया गया, ऐसे ही हमने देखा है कि कैसे लक्ष्मण आचार्य जी को जो दलित थे उन्हें बनाया गया। हमने देखा है फागू चौहान जी को जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, संवैधानिक प्रमुख के पदों पर बिठाया। भारतीय जनता पार्टी अपनी
जब जब ऐसा नेतृत्व देने की बात होती है, दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाने का लगातार पर सतीश काम प्रकाश करती की रही। एक बात में कन्विंस मतलब उनसे सहमत भी हो, अचानक आप किसी को राज्यपाल बना देते हैं, खान साहब सुनिएगा, और फिर कुछ दिन के बाद आप उसको एक राज्य में कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। डिमोशन। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि एक्चुअली आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस लिए राज्यपाल बनाए थे। और सतीश प्रकाश की इस बात से सहमत हुआ जैसे कि आप किस लिए बनाए हो, भाई हमारे तो समाज के व्यक्ति को यहाँ जाना था। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि संवैधानिक प्रमुख बनाना, उसके बाद मंत्री का पद देना, ऐसी घटनाएं होती। देखिए एम चन्ना रेड्डी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उसके बाद जाकर मुख्यमंत्री बने। मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पर राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद वो जाकर कांग्रेस के मंत्री बने। तो इस प्रकार का राजनीतिक नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप सर सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना सकते हो, बाद में डिप्टी सीएम भी बना सकते हो। कर नहीं, ये होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में होता आप बोल रहे थे नहीं, ये कहाँ होता है। डिमोशन ऐसा तर्क दिया, याद तो रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मोतीलाल बोरा याद नहीं है क्या? आपको एम चन्ना रेड्डी याद नहीं है? नहीं, मुझे बाबूराम जी भी याद है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल याद होगा। आप बीच में ना बोलो सर, मेरी उनकी हो रही है ना। बिल्कुल, आप क्यों बैकअप दे रहे हो? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व जब देखता है कि किसी भी वर्ग को, समुदाय को और अधिक ताकत देनी है, तो इस प्रकार के काम करता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए दलित किधर जाएगा? क्या दलित उसके साथ जाएगा जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया? रिजर्वेशन की समस्या ही तो सबसे ज्यादा है, लेकिन दलित चिंतक जब इस पर बात करते हैं तो वो उसको भूल जाते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की 69,000 का हिसाब जब दलित आपसे मांगता है तो आप क्यों नहीं देते हो? उसमें दलित के साथ साथ उसमें बैकवर्ड है, केवल दलित का मामला नहीं है। और सुप्रीम बैकवर्ड को उसका हिस्सा दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई साफ डिसीजन नहीं किया है। आप ही तो भाई, कुछ लोग अपील में गए, आप पैरवी करके मामला सेटल कराओ। नहीं, उसमें साफ निर्णय नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी। हाई कोर्ट ने एकदम साफ निर्णय किया था। उसके बाद आपके पास टाइम था कि आप उस पर निर्णय कर लेते। सुप्रीम कोर्ट गए ना, यही लोग सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं देते, आप फैसला कर लेते यहाँ पे। यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए ना। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम क्यों रहे? सवाल तो ये है। अरे आप छीन रहे हो। थैंक यू सतीश प्रकाश जी। अर्जुन सिंह जी तो रिजर्वेशन किया, आप छीन रहे हो। एक सेकंड, आप दोनों शांत हो जाए। सतीश प्रकाश जी, आप मुझे बताओ, क्या जो तथ्य बेबी रानी को लेके और दूसरा इशूज को लेके संजय चौधरी जी ने प्रस्तुत किए, उनसे सहमत हुआ है आप या नहीं? नहीं, देखिए ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। बेबी मौर्य जी बीजेपी, आप कह रहे हैं इंटरनल है, खुद ही उकसाए, आग लगाए। अब मैं जब पूछा तो आप कह रहे हैं इंटरनल मामला है। सुनिए, देखिए ये बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाती है, कोई किसी राज्यपाल को हटा करके वो चपरासी बनाती है, क्या मानती है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मैंने बताई कि एक दलित महिला को राज्यपाल हटा करके बाकायदा उत्तर प्रदेश में इस आश्वासन के साथ लाया गया कि उसको उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब उप मुख्यमंत्री की बात आती है तो बीजेपी एक दलित महिला के साथ जो राज्यपाल रह चुकी है, बाकायदा उसको एक महत्वहीन मंत्रालय एक छोटी सी जगह में जाकर के बैठा देती है। लेकिन इससे मेरा कोई मतलब नहीं। एक सवाल मैं पूछूंगा, देखिए नहीं है सर, या तो आप कंफ्यूज हो सर, या सबको कंफ्यूज कर रहे हो आज जी। चाहते क्या हो ये बताओ सर। मायावती जी के साथ क्या हुआ था ये भी बता दो सतीश भाई। आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैं यहाँ बात कर, सुनिए, मैं गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बीजेपी मनाए, समाजवादी पार्टी मनाए, सबको मनानी चाहिए। लेकिन आज बीजेपी को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि गांव का कोई व्यक्ति अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है तो पूरे प्रदेश में कहीं भी बाबा साहब की नई शोभा यात्रा को शुरुआत करने की परमिशन नहीं हो रही है। अगर बागेश्वर बाबा मेरठ में आते हैं तो उनको परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में अगर दलित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा की शुरुआत करना चाहता है तो प्रशासन उसको परमिशन नहीं देता है। एक बात। दूसरी बात, मेरे से इस बात का कोई मतलब नहीं। सुनिए, देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को जब बीजेपी के लीडर बदलने के लिए कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। और साथ में अभी जो कहा कि मान्यवर काशीराम जी के बाद माननीय अखिलेश जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा पुरोधा है। अभी जरा ये भी बताइए आप कि जब आप सत्ता में होते हैं
जब आप आज सत्ता में नहीं है ना, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपने बाकायदा लोकसभा के अंदर आपके सांसद ने यशवीर धोबी ने आरक्षण बिल फाड़ा, आरक्षण बिल लोकसभा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। दूसरी बात आप सुनिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल। थैंक यू सर। आपने पता है सर नोट कर लिया सर, ये है पॉइंट जो पब्लिक डोमेन में है। सुनिए सर थोड़ा वक्त कम, सहयोग करो सर। लखनऊ के अंदर जो जगन्नाथ मिश्रा पार्क है उसका नाम बता दीजिए। लखनऊ के अंदर जगन्नाथ मिश्रा नहीं सर, जनेश्वर। सुनिए एक चीज आज मान्यवर काशीराम मिश्रा को नाम याद आ रहा है। परास की दुआई गो अहेड। जब मेडिकल कॉलेज का नाम आपने कैसे चेंज कर दिया? आप सत्ता में आपका आचरण कुछ है, विरोध में कुछ है, और खान साहब ने कहा कि आपने जिन लोगों को सम्मिलित किया है आज, क्या दगी हुई, क्या दगी कारतूस, दगी कारतूस। बोलिए फराज की दुआई। देखिए ब्रजेश जी, आली जनाब खान साहब ने आज ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी ही असली मान्यवर काशीराम साहब के बनाए हुए मिशन को आगे बढ़ा रही है। अब अगर लालजी वर्मा जी वहां, सुनिए ब्रजेश जी, सवाल पूछूंगा। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम मान्यवर काशीराम जी के नाम पे था, आपने कैसे बदल दिया? आप बताइए ना। भाषा यूनिवर्सिटी भी था, जो किंग मेडिकल कॉलेज है, साहूजी महाराज भी था, जो दलितों के क्या रहे, साहूजी महाराज जी का नाम नहीं जानते? इस देश में आरक्षण की व्यवस्था करने वाले, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज थे, जिनके नाम पर लखनऊ में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। आपने उनका नाम बदल परिवर्तित कर दिया, तो आप कैसी बात कर रहे हो? आप सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पॉलिटिकल ट्रैप लगा रहे हैं। आप पॉलिटिकल ट्रैप लगा रहे हैं। आपके दलितों का इससे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ दलितों की वोट चाहते हैं। रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को आप आगे करके इस देश में, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इस देश के दलितों के अंदर जातीय हिंसा में धकेलना चाहते हैं। थैंक यू सर। आप थोड़ा उनको रिस्पॉन्ड करने दें। फराज की दुआई, गो अहेड। ब्रजेश जी, आपके यहाँ डिबेट में ये नहीं होता था कि बीच में अगर सर सेकंड राउंड में इंटरप्शन हो सकता है, फर्स्ट राउंड में नहीं। और आज आप कुछ उद्वेलित लग रहे हैं, इसलिए सवालों का हमेशा सामना करिए, हंसते हुए किया करिए। मैं तो हंसते ही हुए कर रहा हूँ, हंसते हुए जवाब, हंसिए और जवाब दीजिए। आज सतीश प्रकाश को करारा जवाब देकर मुंह बंद करा दीजिए। सबसे पहले मैं आली जनाब खान साहब को एक जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो दगे हुए कारतूस थे वो समाजवादी पार्टी में चले गए। अरे बहुजन समाज पार्टी की नीतियां ऐसी रही कि अगर आदरणीय लालजी वर्मा जी वहां दगे कारतूस थे तो हमने सांसद बना दिया। गुड्डू जमाली जी अगर वहां दगे कारतूस थे तो हमारे आकर के एमएलसी हो गए। नारायण दास अहिरवार जी अगर वहां दगे कारतूस थे तो हमारे आकर के सांसद हो गए। मतलब मैं कितने आपको एग्जाम्पल दे दूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप भी बन जाओ ना, तो आप भी बन जाओ ब्रजेश जी, जय प्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मान्यवर काशीराम साहब, थैंक यू सर, नेताजी और लोहिया जी के विचारों को खान साहब पढ़ा रहा है। मैं आपको तो 30 सेकंड दूंगा, अब आप बोलें। खान साहब 30 सेकंड। ये फराज किदवई साहब मुसलमानों का नाम नहीं ले पा रहे हैं। गुड्डू जमाली हिंदू है क्या? अरे खान साहब, गुड्डू जमाली को ले आए तो आजमगढ़ जीत गए, वरना नहीं जीत पाते। गुड्डू जमाली को ले आए तो दोनों आपस में हिसाब कर लें, वरना जीते नहीं। गुड्डू जमाली को तय किया आपने, सौदाबाजी किया। आधी स्क्रीन में लो, आग निकालो इनके बीच। मुसलमानों का हक नहीं दोगे। आज तक किसी दलित पर डिबेट नहीं बनाया आपने। बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाया। कर दिया। आप बताइए किसको बनाया आपने मुसलमान को? 21% वोट गट खाओगे। और जब आप पोजीशन लीडर बनाया, गट खा रहे हो। कैसे खाए? कैसे खाए? खाए कैसे ये बताओ? खाए ऐसे कैसे खाए? अपोजिशन लीडर जब बनाना हुआ तो ब्राह्मण को बनाया इन्होंने। कैसे खाए ये बताओ? अरे खाया कैसे ये बताओ? ऐसे गटागट खा गए मुसलमानों को, लीड गए, मुसलमान को खत्म कर दिया तुमने। अपोजिशन लीडर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई अपोजिशन लीडर? क्यों नहीं बनाया मुसलमान? आप क्या दलित विरोधी हो? खान साहब आप दलित विरोधी व्यक्ति हैं। तुम्हारी चाल को समझ गया है, तुम्हारी समाजवादी पार्टी की चाल को समझ गया है मुसलमान दलित। अरे आप क्यों तुम तड़ाक क्यों उतर आए? रुक जाओ, समझ गए। थोड़ा शिष्टाचार। ओके, आज दलितों की बात है, दलितों की बात हो जाने तो आप बोलो कि ये पानी पिला दिए थोड़ा खास, आप पानी पिला दीजिए। बता अपने विचार में बदलाव ले आओ कि मुसलमानों को हो तो मुसलमानों की बात करो। अच्छा रुक जाओ, किसके लिए बात करो? खान साहब पानी लो, अच्छा पानी रखा गया है, जी की मैं बात लो पानी पियो। राजेंद्र जी आप बोलो। थैंक यू। आप मुझे बताओ कि क्या ये दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोग इस तरह की चाल चल रहे हैं, या वाकई में इन्हें लगता है कि अब एक स्पेस बीएसपी की वजह से बन गया है,
उनके कमज़ोर होने की वजह से, तो ये सब हथियार लें उसको। जी, बसपा के जब से बसपा कमज़ोर हुई है तब से सारी पार्टियां बसपा के बचे वोट बैंक को हथियाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसा कि सामने हमारे प्रवक्ता खान साहब ने कहा, उन्होंने सपा के चाल चेहरा चरित्र को उजागर कर दिया है, वो बिल्कुल सही है। और आप 2027 के चुनाव में ये सोच रहे होंगे दलितों का वोट पूरा ले जाएंगे, वो कतई नहीं मिलेगा। अभी बिल्कुल है ये बगल वाले जो आपके हैं, नहीं, बगल वाले अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको तो जाना नहीं है, वो चाहे। और वो जानते क्या है, अगर 2024 में जो इनको अभी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से, सहयोग की वजह से। और आगे अभी आपको बता दें, आगे अभी हमें अच्छा ये सहमत भी हो रहे हैं नहीं, और आगे आपको ये भी बता रहे हैं भाई साहब, मेहरबानी पे उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, और आगे आपको बड़े चौंकाने वाली चीजें आएंगी। हो सकता है कांग्रेस बसपा के साथ जाके जाए, सपा के साथ ना जाए। और अभी खान साहब का मूड देखिए, दलित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म आने के लिए क्या मुसलमान बहन जी पे भरोसा करेगा? क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। अरे वक्फ पे बहन जी ने क्या बोला, वक्फ अधिनियम पर माननीय बहन जी ने क्या बोला, जरा जनता के सामने रखा। अरे कहाँ रहते हो, सोते रहते हो क्या भाई? किया? अरे सोचिए ट्वीट क्या किया उन्होंने, ट्वीट क्या किया माननीय बहन जी ने बोला, हम लोग नुकसान होगा, अगर कोई नुकसान होगा, पहले नहीं पता था कि क्या नुकसान हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे लगा ये दोनों एक कम्युनिटी से कुछ मोहब्बत दिखाएंगे, आपने क्या किया भाई? एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। ओके पांडे जी, क्या धन्यवाद। क्या इस बात की संभावना है जो राजेंद्र गौतम कह रहे हैं, मायावती के लिए आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बात सिर्फ मायावती जी की नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज के साथ मिलकर, जब मान्यवर कांसीराम थे तो यहाँ पे पहला विधानसभा का चुनाव पोस्ट पोल अलायंस के साथ लड़ा था, और इसके बाद भी जब मायावती जी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी ने उसमें सहयोग किया। और कांसीराम जी रहे, मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी की 2004 से लेके 2009 और 2009 से लेके 2014 तक की सरकार चलाने में मायावती जी ने मदद की, बहुजन समाज पार्टी ने मदद की। लेकिन नहीं है सर, लेकिन ब्रजेश जी दो बैठे, लेकिन सुनिए, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है, दूसरे चरण में बीएसपी की प्रवक्ता ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी, एक ही जिंदगी में एक एंकर क्या क्या देख सकता है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं ब्रजेश जी, मेरी बात आने नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप जो गवाह हूँ। अरे मैं सतीश जी यही बात कह रहे हैं। नहीं, हाँ ये है, शांत रहिए फराज जी, आप तो बोलो मत सर। दीजिए विपक्ष को थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को जिस तरीके से कैद करके रखा, उसका मुझे दुख पहुंचता है। मायावती जी एक बड़ी नेता है, दलित समाज की चेहरा है। आज भी उनको 12% वोट है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, झूठ सरासर, ये बहन जी को कोई किसी की हैसियत नहीं है जो मायावती जी के साथ खड़ी है, दलित नेता है, जब भी समझौता किया पूछिए, ये बैठे बड़ी बात कह दी, खंडन करता उनकी बात, गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। नहीं, ये झूठ, सरासर झूठ, सरासर झूठ है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2 मिनट सुन लीजिए, जब भी जिससे समझौता किया है, किसी के दरवाजे में नहीं गई है, उनके दरवाजे में लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके दरवाजे पर आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनके दरवाजे पर आए हैं। ये कैद वाली बात क्यों कह दी? कैद वाली क्यों बात कही कि माफी मांगनी चाहिए, गलत तथ्यों को किसको माफी कर सकता है। दलित नेता के साथ इस प्रकार नहीं देना चाहिए। कौन सा वाला? आपको यह हक नहीं जाता इस तरीके से? कोई कैद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। आप मायावती जी को डराने का काम करते हैं, कोई नहीं डरा सकता, ये डरा रहे हैं। मायावती जी को घर से ना निकलने का भाजपा की साजिश है, कांग्रेस पार्टी इसकी खिलाफत करती है। मायावती जी बड़ी नेता है, उनके साथ इनका जो रवैया है, क्या बोला सरासर गलत है। कहा कि उनको कैद किया गया है, यही तो है। मायावती जी कहाँ निकल रही है? आप झूठ बोल रहे हैं। कितने केस लगा दी, कहाँ निकल रही है कौन सा मायावती? केस लगा? क्यों दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार का है? केस आपने लगाया, आपने लगाया, आप हटा दिए। कांग्रेस का लगाया हुआ है, आपने हटाया, कांग्रेस का लगाया हुआ मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती
मायावती झूठ जी पर को झूठ मत ED, बोलिए। CBI, कांग्रेस ने मायावती के ऊपर आरोप लगाया। डर दिखाकर आय से अधिक मायावती संपत्ति जी का को बाहर मामला तो नहीं आपके निकलने नेता दे ने रहे। लगाया है कभी भाई। उनको उनके क्या भाई माफी मांगे? पर, बिल्कुल कभी माफी उनके मांगनी भतीजे चाहिए पर इनको। कितने केस लगा दिए ईडी सीबीआई कह रहे हैं माफी मांगो। कभी कहते हैं फ्लैट, अरे मामला कितने माफी मांगने के नेता का लगाया हुआ है। कितने केस कांग्रेस के लगाए? नेता कभी फ्लैट घोटाला बताते हैं कि फ्लैट इतना अपहरण, फ्लैट ले लिया, अभी 100 कुछ फ्लैट क्यों बोले फिर ऐसा? इनको क्या करना चाहिए? अभी 100 फ्लैट दिखा रहे थे। शर्म आनी चाहिए किसको? इनको इनको अभी नहीं आएगी, हमेशा नहीं आएगी। नहीं आएगी तो नहीं पाएंगे। जाए डाले एक तो झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से अट्ठास कर रहे अभी हैं। मायावती जी अट्ठास कर रहे हैं झूठ बोलने हंस के रहे बाद। हैं। 100 से हाँ? ज्यादा अवैध अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। धन्यवाद, समय समाप्त हो चुका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। थोड़ा सा लास्ट राउंड में आर्गूमेंट ज़्यादा हो गए क्योंकि उमा शंकर ने एक विवादित बयान दिया। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, बहन जी को ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई किसी की कैद में है। राजनीतिक रूप से हर कोई अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार इस परिचर्चा को देखने के लिए। थैंक यू।